ये मैन्युफैक्चरिंग साइंस का क्लास सेकेंड है। ठीक है, इस क्लास में हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं उस टाइम में हमारा ऑटोमेटिकली एक डायग्राम बनता है जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है। ठीक है, इस कर्व में एक एक्सिस पर हमारा स्ट्रेन होता है, एक एक्सिस पर हमारा स्ट्रेस होता है, और हम देखते हैं इस कर्व के हर एक रीजन में क्या क्या बिहेवियर है मटेरियल का। ठीक है, फ्रॉम ओ टू ए, या फ्रॉम ओ टू ए, ये हमारा रीजन है फ्रॉम ओ टू ए। इसमें क्या होता है, कर्व इज लीनियर, यहाँ पर क्या है, कर्व लीनियर होगा। ठीक है, और हुक्स लॉ फॉलोड, इस रीजन में क्या होगा, ओ टू ए में हुक्स लॉ फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि जिस रेशियो में हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में हमारा स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, और जिस रेशियो में हमारा स्ट्रेस घटेगा उसी रेशियो में हमारा स्ट्रेन घटेगा। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन रीगेन, इस कंडीशन में क्या होगा, ओ टू ए में, कि हम अगर स्ट्रेस को रिलीज कर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि स्ट्रेस को जीरो कर दे रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। किसी मटेरियल को हम बेंड करके अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, इस रीजन में, इस रीजन को इलास्टिक रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम ओ टू ए हमारा इलास्टिक कर्व है। ठीक है, और इसी का ये रीजन है, इलास्टिक कर्व का जो ये रीजन है उसको हम इलास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, इसको अल्सो रीगेन ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम ए टू बी क्या है, यहाँ पर भी अगर आप स्ट्रेस रिलीज कर देंगे, स्ट्रेस को जीरो कर देंगे तो हमारा स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। बट हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है इसमें। जिस रेशियो में आप स्ट्रेस को डिक्रीज करेंगे उसी रेशियो में स्ट्रेन आपका डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, जैसे किसी मटेरियल को आप बेंड करके छोड़ देते हैं, जिस स्पीड में आप बेंड किए थे उसी स्पीड में वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। वो आएगा ओरिजिनल पोजीशन पर रेशियो उसका बराबर नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हुक्स लॉ को वो फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट बी टू डी, और इस पॉइंट बी को क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट, और उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा स्ट्रेस होता है उसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, सिग्मा वाई। ठीक है, और पॉइंट बी टू डी देखते हैं, A small change in load, stress is rapidly increase after yield point B. इस पॉइंट बी के बाद आप स्ट्रेस को, दैट मीन्स लोड को अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस जो है रैपिडली इंक्रीज करेगा। ठीक है, और बिटवीन बी टू डी एट पॉइंट सी इवन स्ट्रेस डू जीरो, देन स्ट्रेन नॉट इक्वल टू जीरो एंड मटेरियल डिफॉर्म प्लास्टिकली। ठीक है, इस बी और पॉइंट डी के बीच में एक पॉइंट सी होगा जहां पर कि आप स्ट्रेस को जीरो भी कर देंगे तो स्ट्रेन आपका जीरो नहीं होने वाला। दैट मीन्स कि मटेरियल फुल्ली प्लास्टिकली डिफॉर्म हो चुका है। ठीक है, और इस रीजन को यहाँ से आप प्लॉट करेंगे तो ये हमारा जो क्रॉस वाले सेक्शन है ये हमारा प्लास्टिक रीजन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, एट पॉइंट डी एडिशनल स्ट्रेन जनरेट इवन रिड्यूसिंग फोर्स या लोड, ये पॉइंट डी है। इस पॉइंट डी पर अगर आप लोड को कम भी कर देंगे तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट मीन्स कि एडिशनल स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट हो जाता है। आप लोड कम करें या चाहे ज़्यादा करें स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स इस पॉइंट को अल्टीमेट यील्ड पॉइंट बोलते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा स्ट्रेस होता है उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट डी एंड फ्रैक्चर पॉइंट ई क्लोज टू ईच अदर देन मटेरियल सेड टू बी
सेड टू बी ब्रिटल। ठीक है, ये पॉइंट डी और पॉइंट ई का देखिए, ये पॉइंट डी है जहाँ पर अल्टीमेट यील्ड पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है, नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप स्ट्रेस को कम भी करेंगे तो भी मटेरियल आपका रीगेन नहीं होने वाला है, दैट मीन्स कि स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा और यहाँ पर नेक फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये ई पॉइंट पर जाते ही फ्रैक्चर हो जाता है, मटेरियल टूट जाता है, दैट मीन्स पॉइंट ई को फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जब पॉइंट डी और पॉइंट ई दोनों क्लोजर होगा तो दैट मीन्स कि वो मटेरियल ब्रिटल कहलाएगा। ठीक है, उस मटेरियल में ब्रिटलनेस ज़्यादा है। वैसे भी आप समझिए पॉइंट डी है, पॉइंट डी दैट मीन्स नेक फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोड लगा रहे हैं तो वो मटेरियल टूट जा रहा है, दैट मीन्स कि वो मटेरियल ब्रिटल है। ब्रिटल मीन्स कि जैसे कि ग्लास हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। ग्लास में क्या है, आप उसको बेंड करिए तो वो ज़्यादा देर तक बेंड नहीं होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो सडनली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अल्टीमेट यील्ड पॉइंट और उसका फ्रैक्चर पॉइंट क्लोजर है। ठीक है, अब देखते हैं, इफ पॉइंट डी एंड पॉइंट ई सो फार देन मटेरियल सेड टू बी इन डक्टाइल, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया। ठीक है, ये पॉइंट डी और पॉइंट ई फ्रैक्चर पॉइंट जितना उससे दूर होगा दैट मीन्स कि मटेरियल का क्या होगा, डक्टिलिटी बढ़ रहा है। इट मीन्स कि मटेरियल डक्टाइल है। ठीक है, वो मटेरियल इतना जल्दी फ्रैक्चर नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट उसका दूर है अल्टीमेट यील्ड पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से नेक फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, नेक फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद भी वो ब्रेक होने में टाइम लेगा, दैट मीन्स कि उसका फ्रैक्चर पॉइंट अल्टीमेट यील्ड पॉइंट से दूर है। एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं, सारे ग्राफ को एक ही साथ एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप क्या करिए, एक स्केल ले लीजिए। ठीक है, स्केल जो कि स्टील का बना हुआ है। ठीक है, और एक वही स्केल जो कि आपका मतलब प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टील वाले रूल को दैट मीन्स कि स्केल को आप क्या करिए, लोड लगा करके टेढ़ा करिए तो उसमें एक पॉइंट होगा जहाँ O to A क्या होगा, आप उसको बेंड करेंगे और छोड़ देंगे, जितना जल्दी यहाँ से बेंड करेंगे और छोड़ने के बाद वो उतना ही जल्दी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा पॉइंट O to पॉइंट A। किसी भी आप स्टील स्केल को क्या करिए, बेंड करिए और एक लिमिट से ज़्यादा बेंड करिए और छोड़ देने के बाद क्या होगा, वो ओरिजिनल पोजीशन पे तो आ जाएगा पर वो जितना जल्दी आप बेंड किए थे उतना ही जल्दी वो ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हुक्स लॉ को वो फॉलो नहीं कर रहा है। फ्रॉम बी टू डी क्या होगा, बी टू डी क्या होगा, जो जहाँ तक आप बेंड किए थे उससे भी ज़्यादा आप बेंड कर दीजिए, इसकी फुल्ली वो बेंड हो जाएगा, मतलब कि वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप छोड़िए तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो चुका है, बेंड हो चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट डी तक आ गया, बेंड हो गया। ठीक है, अब पॉइंट डी के बाद क्या होगा कि और भी अगर आप टेढ़ा कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि एक नेक का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि ये मटेरियल इतना मोटा था, यहाँ पर आकर के एक नेक का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट मीन्स कि नेक फॉर्मेशन हो गया। अब यहीं से वो ब्रेक करेगा, यहीं से ये ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट डी पर क्या होगा, नेक फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, पॉइंट डी के बाद और भी वो टेढ़ा हो जाएगा तो पॉइंट ई तक जाते जाते ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस नेक फॉर्मेशन के पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल में भी होता है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल जैसे कि ग्लास हो गया आपका, उसमें भी क्या होता है, नेक फॉर्मेशन होता है पर इसका फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, बहुत नज़दीक होता है। दैट मीन्स कि नेक फॉर्मेशन के बाद अगर थोड़ा सा भी लोड लगाएंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा वो ब्रेक करने में। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल में यही फ़र्क होता है।
अगर फ्रैक्चर पॉइंट अल्टीमेट पॉइंट के नज़दीक है दैट मीन्स कि ये मटेरियल ब्रिटल है। अगर फ्रैक्चर पॉइंट अल्टीमेट यील्ड पॉइंट से दूर है दैट मीन्स कि ये डक्टाइल मटेरियल है। जितना नज़दीक होगा पॉइंट डी के जितना नज़दीक होगा उसका मतलब समझिए वो मटेरियल उतना ही जल्दी टूट जाएगा, और पॉइंट ई डी से जितना दूर होगा इट मीन्स कि वो मटेरियल उतने देर से टूटे। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर रबर, और रबर के लिए देखते हैं। पीछे हम माइल्ड स्टील और ब्रिटल मटेरियल के लिए देख चुके हैं, और हम अब देख रहे हैं रबर के लिए। इन रबर इलास्टिक लिमिट इज़ वेरी लार्ज। रबर में क्या होता है, उसका इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नोट ऑफ ए हुक्स लॉ इन मोस्ट ऑफ रीजन, कहीं भी लगभग मोस्ट ऑफ रीजन में क्या होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स कि आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नोट डिफाइंड इलास्टिक रीजन, वो कहीं भी उसका इलास्टिक रीजन डिफाइन नहीं है। जैसे कि माइल्ड स्टील में हमारा डिफाइंड, यहाँ तक डिफाइंड इलास्टिक रीजन था, यहाँ पर कोई ऐसा इलास्टिक रीजन डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, सब्सटेंस व्हिच बी स्ट्रेस्ड टू कॉजेज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर। वो ऐसा सब्सटेंस जिसमें अगर थोड़ा सा भी हम उसको स्ट्रेच कर दे रहे हैं तो उसमें लार्ज स्ट्रेन डेवलप होता है, उस मटेरियल को हम इलास्टोमर कहते हैं। जैसे कि रबर में क्या है, थोड़ा सा भी हम स्ट्रेस या थोड़ा सा भी हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इलास्टोमर भी उसी टाइप के होते हैं कि थोड़ा सा भी उसको स्ट्रेच करेंगे तो उनमें स्ट्रेन जो है हाईली स्ट्रेन डेवलप होता है, जिस मटेरियल को हम इलास्टोमर कहते हैं।